हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन इन साइंस क्लास। और आज का हमारा टॉपिक है दैट इज़ द व्हाट इज़ ए वैक्सीन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि वैक्सीन क्या है। इससे पहले हमने थोड़ा सा वैक्सीन के बारे में पढ़ा था कि वैक्सीन मोस्टली जो होती है वो क्या होती है, ठीक है, मतलब या उसको कैसे हम लेते हैं इंजेक्शन के थ्रू या ऑरल वैक्सीन। अभी हम डिटेल में वैक्सीन के बारे में पढ़ेंगे, ये फंक्शन कैसे करती है, किस प्रकार इसको बनाया जाता है और सबसे पहले इसको किसने बनाया था। तो when a disease carrying the microbes enter our body, the body produce antibodies to fight the invaders। तो जब हमें कोई बीमारी हो जाती है किसी माइक्रोब्स की वजह से, लाइक द बैक्टीरिया, वायरस या कोई भी माइक्रोब जो होता है, तो हमारी जो बॉडी होती है वो उन माइक्रोब्स को मारने के लिए एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करती है। एंटीबॉडीज आप कह सकते हो स्पेसिफिक टाइप की सेल्स होती है कुछ, जो क्या करती है, माइक्रोब्स को मारने का काम करती है। द बॉडी आल्सो रिमेंबर हाउ टू फाइट द माइक्रोब इफ़ द इंटर अगेन। लेकिन साथ में बॉडी एक अच्छा काम ये भी करती है कि वो उन एंटीबॉडीज़ को बाद में याद रखती है, उन माइक्रोब्स को याद रखती है, उन एंटीबॉडीज़ को याद रखती है। और जब कभी फ्यूचर में वो माइक्रोब्स आता है वापस से, तो एंटीबॉडी पहले से ही तैयार होती है और वो एंटीबॉडी उस माइक्रोब्स को किल कर देती है, जिससे हमें वो बीमारी फिर से नहीं होती है। तो एंटीबॉडी जब वो बना ली जाती है, शरीर में बनी रहती है, काफ़ी लंबे टाइम तक बनी रहती है। और वो एंटीबॉडी इन फ्यूचर में अगर वो माइक्रोब्स आता है जिससे हमें वो बीमारी हुई थी, कोई भी मान लो स्पेसिफिक बीमारी हुई थी, मान लो जैसे कि चिकन पॉक्स इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल है। तो एक बार चिकन पॉक्स हो जाने के बाद में फिर आपको कभी भी चिकन पॉक्स नहीं होते। क्यों? क्योंकि एक बार जब चिकन पॉक्स हो जाता है तो उसके जो वायरस होता है उसके अगेंस्ट हमारी एंटीबॉडीज़ बन जाती है। ये एंटीबॉडीज़ हमारे लाइफ टाइम हमारी बॉडी में रहती है और इन फ्यूचर जब चिकन पॉक्स का वायरस हमारी बॉडी में इंटर करता है तो ये एंटीबॉडी उस वायरस को किल कर देती है। तो एंटीबॉडी जो होती है वो बॉडी उनको याद रखती है, साथ में उन माइक्रोब्स को भी याद रखती है हमारी बॉडी या हमारा जो शरीर होता है। लेकिन इसमें एक बात ये है कि स्पेसिफिक एंटीबॉडी एक स्पेसिफिक माइक्रोब्स के अगेंस्ट वर्क करती है, लाइक द जैसे कि चिकन पॉक्स के अगेंस्ट जो एंटीबॉडी हमारे शरीर में बनी है, वो एंटीबॉडी सिर्फ चिकन पॉक्स के वायरस को ही मारेगी, अदर किसी वायरस को वो किल नहीं करेगी। तो स्पेसिफिक एंटीबॉडी स्पेसिफिक माइक्रोब्स को मारने के लिए ही काम आती है या बनती है। So if dead or weakened microbes are introduced in a healthy body, the body fight and kill them by producing the suitable antibodies. If dead or weakened microbes are introduced in our healthy body, अगर हम मरी हुई या बहुत कमज़ोर माइक्रोस्कोप्स को हमारी बॉडी में इंटर करें, the body fights and kill them by the producing the suitable antibodies। तो जो बॉडी हमारी होती है वो उनके अगेंस्ट क्या बना लेती है, वो इनके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना लेती है। और जिससे क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडीज़ तैयार हो जाती है। तो वैक्सीन में क्या किया जाता है कि जो डेड या जो वीक माइक्रोब्स होते हैं उन्हीं को क्या किया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है बॉडी के अंदर। द एंटीबॉडीज़ रिटर्न इन द बॉडी एंड वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डिजीज़ कॉजिंग द माइक्रोब्स। तो एंटीबॉडी जो होती है वो हमारे शरीर में बनी रहती है और इस प्रकार हम क्या हो जाते हैं, उस स्पेसिफिक डिजीज़ के अगेंस्ट क्या हो जाते हैं, रेसिस्टेंस हो जाते हैं या प्रोटेक्ट हो जाते हैं। दिस इज़ हाउ ए वैक्सीन वर्क। तो इस प्रकार एक वैक्सीन वर्क करती है। तो एक वैक्सीन के अंदर उसी के ही माइक्रोब्स जिससे हमें बीमारी होती है उसी के ही माइक्रोब्स को दिया जाता है, बस या तो वो डेड होते हैं या वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, जिससे हमारी बॉडी को नुकसान नहीं होता है लेकिन एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो जाती है। सेवरल डिजीज़ इंक्लूडिंग द कॉलेरा, ट्यूबरकुलोसिस, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस कैन बी प्रिवेंट बाय द वैक्सीनेशन। बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ जिनको वैक्सीनेशन के जरिए हम रोक सकते हैं, जैसे कि कोलेरा, ट्यूबरकुलोसिस, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस एटसेट्रा। सो ए वैक्सीन इज़ ए सस्पेंशन ऑफ ए डिजीज़ producing the microbes which is killed or weakened so that the suspension will not cause the disease। तो जो वैक्सीन होती है वो कुछ इस प्रकार की एक मेडिसिन होती है जिसमें माइक्रोब्स जो होते हैं जो कि डिजीज़ प्रोड्यूस करते हैं वो ही उसके अंदर भरे रहते हैं या उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, विच इज़ किल्ड और वीकेंड। लेकिन वो क्या हो सकते हैं, या तो वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं माइक्रोब्स या मरे हुए होते हैं, सो दैट द सस्पेंशन विल नॉट कॉज द डिजीज़। तो इस प्रकार जिस व्यक्ति को वो जो वैक्सीन दी जाती है उसको बीमारी नहीं होती है, रेदर इट सिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़। लेकिन इससे फ़ायदा क्या निकलता है, इससे फ़ायदा ये होता है कि बॉडी के अंदर
हमारी जो शरीर होता है उसके अंदर एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो जाती है उस माइक्रोब्स के अगेंस्ट जो कि हमें वैक्सीन के थ्रू दी गई है। द एंटीबॉडी प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट द डिजीज़ कॉजिंग द माइक्रोब्स। और जो एंटीबॉडीज़ होती है वो हमें प्रोटेक्ट करती है या हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करती है अगेंस्ट द डिजीज़, बीमारियों के अगेंस्ट, कॉजिंग द माइक्रोब्स, जो कि माइक्रोब्स की वजह से होती है, विच हैपन टू इंटर आवर बॉडी, जो कि हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। सो इफ़ किल्ड और वीकेंड माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस इन ए हेल्थी बॉडी, द बॉडी फाइट एंड किल द पैथोजेंस बाय प्रोड्यूसिंग द सुटेबल एंटीबॉडीज़। तो अगर मरे हुए या कमज़ोर माइक्रोब्स को हमारी बॉडी में प्रवेश करवाया जाए, देन द बॉडी जो होगी वो क्या करेगी, उनके अगेंस्ट फाइट करेगी और उन्हें मार देगी पैथोजेंस को बाय प्रोड्यूसिंग द सुटेबल एंटीबॉडीज़ को फॉर्मेशन कर या एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस कर। द एंटीबॉडीज़ रिमेन इन द बॉडी फॉर लॉन्ग एंड द प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम द डिजीज़ कॉजिंग द माइक्रोब्स। और जो एंटीबॉडीज़ होती है वो काफ़ी लंबे समय तक वो शरीर में बनी रहती है और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है डिजीज़ से, डिजीज़ कॉजिंग द माइक्रोब्स, उन डिजीज़ से जो कि माइक्रोब्स के जरिए होती है, माइक्रोब्स के थ्रू होती है। It was Edward Jenner who developed the first vaccine that of smallpox in 1798। और जो एडवर्ड जेनर थे जिन्होंने पहली बार वैक्सीन को डेवलप किया था और उन्होंने जो सबसे पहली वैक्सीन बनाई थी वो बनाई थी स्मॉल पॉक्स की 1798 में। और इनको फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है या इम्यूनोलॉजी के फादर के नाम से भी जानते हैं इसको। तो इनकी हम थोड़ी सी बायोग्राफी पढ़ लेते हैं कि इन्होंने किस प्रकार से स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन को डेवलप किया था। Edward Jenner, an English physician, is known as the father of immunology। तो एडवर्ड जेनर एक इंग्लिश फिजिशियन थे जिनको फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी के नाम से जानते हैं। एंड वाज द फर्स्ट टू डेवलप द वैक्सीन। और वो पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने वैक्सीन को बनाया था बाय यूजिंग द लाइव ऑर्गेनिजम्स का उपयोग करते हुए या उनको यूज करते हुए। द फर्स्ट वैक्सीन डेवलप वाज ऑफ द स्मॉल पॉक्स। सबसे पहली जो वैक्सीन जो कि डेवलप की गई थी वो थी स्मॉल पॉक्स की। Jenner being a physician was worried about his smallpox patients। जो जेनर थे वो एक फिजिशियन थे और वो अपने जो पेशेंट जिनको स्मॉल पॉक्स हो जाता था उनके बारे में चिंतित रहते थे। बट ही वॉज ए ग्रेट ऑब्जर्वर। ही नोटिस दैट द मिल्कमैन डिड नॉट सफ़र फ्रॉम द स्मॉल पॉक्स इवर ड्यूरिंग द एपिडेमिक्स। तो जो वो क्या करते थे, अच्छे से ऑब्जर्वर करते थे। क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जो मिल्कमैन होते हैं यानी कि जो दूध निकालते हैं उन इंसानों को ये बीमारी नहीं होती है, जबकि ये बीमारी महामारी के रूप में फैली हुई हो उस दौरान भी उनको ये वाली बीमारी यानी कि स्मॉल पॉक्स नहीं होता है। तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि उनको ये बीमारी क्यों नहीं होती है। हो ना हो इनके शरीर में इस बीमारी को मारने वाले माइक्रोब्स को, इस बीमारी के माइक्रोब्स को मारने के लिए कोई ना कोई अंदर शरीर के अंदर ऐसा कोई चीज़ है जो उसको प्रोटेक्ट कर रही है बॉडी को या उस माइक्रोब्स को मार रही है। इफ़ दे हैड अर्लियर सफ़र फ्रॉम द काउपॉक्स। तो उन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि जो मिल्कमैन होते हैं वो क्या करते हैं, उनको ये बीमारी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है या क्या रीज़न होता है, क्योंकि उनको ये बीमारी पहले ही हो जाती है या उनको ये काउपॉक्स जो होता है उस नाम की ये जो बीमारी होती है उनको हो जाती है पहले ही। जेनर वंडर अबाउट द पॉसिबल कनेक्शन। तो जेनर को ये आश्चर्य हुआ कि हो ना हो इनमें क्या हो, कोई ना कोई लिंक हो, काउपॉक्स और स्मॉल पॉक्स में कोई ना कोई क्या हो, लिंक हो। जेनर स्टार्टेड द इंजेक्टिंग द काउपॉक्स टू द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम द स्मॉल पॉक्स। तो जेनर ने क्या किया कि जो इंसान सफरिंग कर रहा है स्मॉल पॉक्स से उनको क्या देने लग गए, काउपॉक्स की इंजेक्शन देने लग गए। ही फाउंड दैट द पेशेंट्स वर नाउ रेसिस्टेंस टू द स्मॉल पॉक्स। तो उन्होंने देखा कि अब जो पेशेंट जो है वो स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट क्या हो गए, रेसिस्टेंस हो गए। जेनर देन यूज दिस मेथड टू प्रोटेक्ट द पेशेंट फ्रॉम द स्मॉल पॉक्स। इसके बाद में जेनर ने इस तरीके का उपयोग किया लोगों को स्मॉल पॉक्स से बचाने के लिए। इस प्रकार पहली जो वैक्सीन थी वो बनी। तो एडवर्ड जेनर थे उन्होंने पहली वैक्सीन बनाई स्मॉल पॉक्स की और उनको फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। माइक्रोब्स लाइक द बैक्टीरिया एंड फंगी ब्रिंग अबाउट द डिके और डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ ऑन लैंड इन वाटर। तो माइक्रोब जैसे बैक्टीरिया और फंगी होते हैं वो क्या करते हैं, वो डेड और डिके प्लांट्स के ऊपर रहते हैं। एनिमल्स जो डेड और एनिमल्स एंड प्लांट्स होते हैं उनके ऊपर रहते हैं, चाहे वो एनिमल्स ज़मीन के ऊपर हो या फिर पानी के अंदर हो। विदाउट माइक्रोब्स द अर्थ वुड सून बी कवर्ड विद द फॉल स्मेल फ्रॉम द डेड ऑर्गेनिज्म।
और अगर माइक्रोब्स ना होगी तो बहुत ही कम समय में हमारी जो पृथ्वी होगी वो फॉल स्मेल से क्या हो जाएगी, भर जाएगी। फॉल यानी कि गंदी स्मेल से, जो कि डेड ऑर्गेनिज्म से निकलती है, उनसे भर जाएगी। देयर वुड हैव बीन ए शॉर्टेज ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन कंपाउंड विच आर सो एसेंशियल फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। और इसके अलावा जो कार्बन और नाइट्रोजन के कंपाउंड जो होंगे उनकी भी क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, क्योंकि ये जो माइक्रोब्स होते हैं ये कार्बन और नाइट्रोजन को वापस एनवायरनमेंट में रिटर्न कर देते हैं। एज द माइक्रोब्स टेक इन फूड दे ब्रेक डाउन प्लांट एंड एनिमल टिश्यू इनटू द सिंपल केमिकल सब्सटेंस। तो जो माइक्रोब्स होते हैं वो अपना जब खाना खाते हैं तो वो ब्रेक डाउन कर देते हैं, तोड़ देते हैं प्लांट्स और एनिमल के टिश्यू को सिंपल टिश्यूज़ में या सिंपल केमिकल सब्सटेंस में तोड़ देते हैं। दिस सब्सटेंस आर देन रिस्टोर टू द सोइल वाटर एंड एयर। और इन सब्सटेंस को बाद में सोइल जो होती है या वाटर जो होता है या एयर जो होती है वो एब्जॉर्ब कर लेती है इन फॉर्म दैट कैन बी यूज बाय प्लांट एंड एनिमल्स। और इस प्रकार प्लांट्स और एनिमल इनको वापस एब्जॉर्ब कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। फिर वो मर जाएंगे तो फिर उनका डिकम्पोज होने से या डिके होने से वापस से वो रिलीज होंगे। तो साइकिल चलता रहता है और कंपाउंड जो होते हैं वो लगातार बने रहते हैं कार्बन नाइट्रोजन जैसे एनवायरनमेंट के अंदर। माइक्रोब्स डज हेल्प इन द क्लीनिंग द एनवायरनमेंट एंड रिसाइकलिंग ऑफ द न्यूट्रिएंट। तो इस प्रकार जो माइक्रोब जो होते हैं वो हेल्प करते हैं क्लीनिंग में एनवायरनमेंट के और साथ में रिसाइकलिंग ऑफ द न्यूट्रिएंट। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज ए सोर्स ऑफ फूड। ईस्ट बीइंग रिच इन अमीनो एसिड एंड प्रोटीन इज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ फूड फॉर ह्यूमन्स एंड फार्म एनिमल्स। जो ईस्ट होता है, ठीक है, बीइंग द रिच अमीनो एसिड एंड प्रोटीन्स, तो ये क्या करता है, अमीनो एसिड और प्रोटीन्स को बनाता है। इट इज़ इम्पोर्टेंट सोर्स फॉर द फूड फॉर द ह्यूमन्स एंड फार्म एनिमल्स। और ये बहुत ही ज़्यादा उपयोगी क्या होते हैं, फूड सोर्स होते हैं किसी भी ह्यूमन बींग्स के लिए या फार्म एनिमल्स के लिए। सम फंगी सच एज द मशरूम आर ईटन रो और कुक्ड। कुछ ऐसे फंगी होते हैं जिनको कच्चा या फिर कुक करके खाया जाता है, लाइक दैट द मशरूम। बीइंग प्रोड्यूसर एल्गी फॉर्म द फर्स्ट लिंक इन द फूड चेन इन ऑल वाटर बॉडीज। और ये प्रोड्यूसर के रूप में भी काम करते हैं, क्योंकि एल्गी जो होती है वो सिंपल्स प्लांट में आती है और ये जो क्या करती है, वाटर जो बॉडीज़ होती है उनमें फूड चेन की शुरुआत करती है, या स्टार्ट जो होता है फूड चेन वो एल्गी से ही होता है वाटर बॉडीज़ के अंदर। तो एल्गी से आपकी फूड चेन स्टार्ट होती है, तो एक प्रोड्यूसर का काम भी करते हैं एल्गी। आप पता है, आप जानते हो काई को बोलते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनका फूड के रूप में भी यूज में किया जाता है, जिसके ये कुछ पॉइंट हमें दिए हुए हैं। नेक्स्ट हमारा है, अब तक हमने जो पढ़े थे उनके वो हमने बेनिफिशियल यूज पढ़े थे। अब हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कुछ हार्मफुल जो इफ़ेक्ट होते हैं या इनके जो हार्म्स हमारे ऊपर होते हैं, नुकसान जो होते हैं, वो हम पढ़ेंगे, लेकिन वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो थैंक यू।